गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन क्लासेस में फिर से स्वागत है। और आज हम लोग यहाँ पर फिर से वही चैप्टर जो है कंटिन्यू करने आए हैं। लास्ट क्लास में हमने स्टमक के बारे में पढ़ा और आज हम लोग, जैसा कि हमने इस लास्ट वीडियो में बताया था कि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गैस्ट्रिक सिक्रीशन। लेकिन यहाँ पर थोड़े रुकने की ज़रूरत है। आज हमने पढ़ाने के तरीके को थोड़ा चेंज किया है, कुछ एक नया इनोवेशन डाला है। बहुत सारे व्यूवर्स के भी सुनने पड़ते हैं, बहुत सारे फीडबैक मिले, इसलिए बोलते हैं कि अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में डालिए। एक काफ़ी अच्छा फीडबैक था कि सर आप जब लिख कर पढ़ाते हैं और जब इरेज करते हैं थोड़ा समय और डेटा बर्बाद हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो आज हम लोग एक नए तरीके से पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले एक थोड़ा सा मोटिवेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और ये मोटिवेशन हमारे इस थॉट के मदद से है। थॉट ऑफ द डे क्या है? थॉट ऑफ द डे है द चैप्टर यू आर लर्निंग टुडे, द चैप्टर यू आर लर्निंग टुडे इज गोइंग टू सेव समवन लाइफ टुमारो। यानी कि आप जो पढ़ रहे हैं, आप जो आज पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर आज आप जो सीख रहे हैं, वो कल होकर कई लोगों की जानें बचा सकती है। कई लोग उससे बच सकते हैं। ये स्पेशल डेडिकेशन है, ये थॉट स्पेशल डेडिकेट करते हैं हम उन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए जो इस वीडियो को बहुत ही दिलचस्प, जिनका सपना है डॉक्टर बनना। तो आज हम लोग इस थॉट से, इसलिए हमेशा ध्यान देते रहिए, जो भी चीज हम पढ़ाते हैं आपके आने वाले फ्यूचर में काफी ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। गैस्ट्रिक सिक्रेशन बहुत इंटरेस्टिंग है आज, और हम लोग धीरे धीरे करके बहुत सारे पॉइंट्स जानते हैं। देखिए, तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। जो स्टमक में हमारा जो गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, आपको एक बात और फिर से हम इस बात से वाकिफ करा दें कि हमारे स्टमक में दो प्रकार के डाइजेशन परफॉर्म होते हैं। अभी हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा कि फेरिंक्स और ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है। थोड़ी सी निराशा भी हुई हमें, हमारे एलिमेंट्री कनाल को, कि भैया आप सिर्फ मूवमेंट कर रहे हैं, कोई डाइजेशन नहीं कर रहे। स्टमक उनके कमी को पूरा कर देगा। स्टमक क्या करेगा भैया? डाइजेशन करेगा। और हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, बहुत जब हमने न्यूट्रिशन चैप्टर स्टार्ट किया था ह्यूमन न्यूट्रिशन के बारे में, कि डाइजेशन जो है दो प्रकार के हैं। दो प्रकार से हमारे एलिमेंट्री कनाल डाइजेशन पूरा करते हैं। फर्स्ट वन इज मैकेनिकल डाइजेशन एंड सेकेंड वन इज केमिकल डाइजेशन। दोनों प्रकार के डाइजेशन ये स्टमक पूरा करने में काफी ज्यादा सक्सेसफुल है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं स्टमक में है क्या। तो स्टमक में केमिकल डाइजेशन पूरा करने के लिए पहले हम लोग पढ़ते हैं केमिकल डाइजेशन का पार्ट। केमिकल डाइजेशन में क्या क्या होता है स्टमक के अंदर? तो सबसे पहले केमिकल डाइजेशन के लिए एंजाइम्स की मदद होती है, केमिकल्स की मदद होती है। भैया वो केमिकल्स निकलेगी कहां से, रिलीज कहां से होगी, सिक्रीट कहां से होगी? तो वो केमिकल्स जो है सिक्रीट होती हैं ग्लैंड की मदद से। ग्लैंड जो है वो सिक्रीट करते हैं, ग्लैंड जो है सिक्रीट करते हैं। दो प्रकार के ग्लैंड है, आप 8th क्लास में पढ़ चुके हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, बताने की जरूरत नहीं है। आइए एक एक करके पढ़ते हैं। जो स्टमक में हम लोग पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं, स्टमक का दूसरा नाम गैस्टर है, और जो स्टमक के अंदर जो ग्लैंड पाए जाते हैं उनको हम लोग कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, उनको हम लोग कहेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड। वो टोटल कितने हैं, कितने गैस्ट्रिक ग्लैंड है? तो आपके टोटल 35 मिलियन गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट है। 35 मिलियन गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट है हमारे इस स्टमक के अंदर। पर दिन, पर डे के हिसाब से अगर देखा जाए 2 से 3 लीटर गैस्ट्रिक सिक्रीशन, यानी जो केमिकल जो रिलीज हो रहे हैं लिक्विड स्टेट में, वो 2 से 3 लीटर है हर एक दिन। इसलिए पानी पीना काफी ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर ये जो हमारे बॉडी के अंदर जो केमिकल हैं वो बनते कहां से हैं? तो भाई आपको बता दें, वो हम जो पानी पीते हैं वो भी कंपोनेंट है। पानी की ही मदद से ये केमिकल्स हमारे बॉडी बहुत सारे मेटाबॉलिज्म है उससे बनते हैं। तो पानी पीना यहां पर काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड एक दिन में 2 से 3 लीटर खुद अकेला ये सिक्रीशन निकाल दे रहा है। ये अलग बात है कि फिर एब्जॉर्ब भी करता है, लेकिन काफी ज्यादा जरूरी है। 2 से 3 लीटर हर एक दिन। 3 टाइप्स ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ग्लैंड वैसे ग्लैंड जो ज्यादा कॉमनली अगर बात जाने, एक्सोक्राइन ग्लैंड वैसे ग्लैंड है, आप 8th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, जो एंजाइम सिक्रीट करते हैं। ठीक है, और वही एंजाइम फूड पर एक्ट होकर उनको वो सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलने की कोशिश करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है सर? एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जो कि काफी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हमारे बॉडी के लिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो कितने प्रकार के एक्सोक्राइन ग्लैंड है हमारे इस गैस्ट्रिक ग्लैंड में, कितने शामिल हैं? तो तीन काफी मेन है। फर्स्ट वन इज म्यूकस,
पहला है म्यूकस सेल्स, या फिर इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं गॉबलेट सेल्स। ये नाम से ही पता चल रहा है सर ये म्यूकस सिक्रीट करने जा रहा है। ये क्या सिक्रीट कर सकता है? म्यूकस। आगे हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। सेकंड है पेप्टिक सेल्स, चीफ सेल्स या जाइमोजेनिक सेल्स। फिर से पेप्टिक सेल्स, चीफ सेल्स या जाइमोजेनिक सेल्स, कोई भी एक नाम से आप बोल सकते हैं। चीफ सेल्स काफी ज्यादा जानते हैं। ये क्या करते हैं? ये एंजाइम सिक्रीट करेंगे। अभी हम लोग देखेंगे प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम ये सिक्रीट करते हैं। कौन? ये चीफ सेल्स। ठीक है। थर्ड वन इज पेराइटल सेल्स। थर्ड वन इज पेराइटल सेल्स या फिर ऑक्जेंटिक सेल्स। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग एक एक करके देखते हैं। आपको याद बस कर लेना, 3 तरह के ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स वाले सेल हैं। ग्लैंड्स वाले सेल क्या होते हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा यहां पर आपको बता दें। एक्सोक्राइन ग्लैंड सेल्स आप क्यों लिखे हैं सर? ठीक है, ग्लैंड्स एक्चुअली होते क्या है? ग्लैंड्स क्या है? एक प्रकार के ग्लैंडुलर टिश्यूज हैं। एक ऐसे सेल, जब ग्रुप ऑफ सेल्स के बारे में अगर बात करें, एक ऐसे ग्रुप ऑफ सेल जब एक स्टेज पर आने पर वो कुछ ना कुछ सिक्रीट करने लगते हैं, जैसे यहां पर एंजाइम सिक्रीट कर रहे हैं। अभी हम लोग डिटेल में देखने जाएंगे कि जब ग्रुप ऑफ सेल जब कुछ ना कुछ सिक्रीशन परफॉर्म करने लगे तो उस चीज को हम लोग कह देते हैं ग्लैंड। ठीक है, ग्लैंड काफी ज्यादा रोल प्ले करता है। एक एक करके हम लोग तीनों के बारे में जानते हैं। फर्स्ट वन इज म्यूकस सेल के बारे में। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग म्यूकस सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। हाँ, तो अब आप लोग ध्यान देंगे बिल्कुल कि अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो 3 ग्लैंड्स के बारे में, ग्लैंड सेल्स के बारे में, जो क्या क्या सिक्रीट करते हैं स्टमक के अंदर और कैसे डाइजेशन करने में मदद होता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़े थे म्यूकस सेल्स। सबसे पहले आते हैं म्यूकस सेल्स। म्यूकस सेल्स क्या है? These cells secrete mucus which form a thick layer on the inner surface of the stomach and prevent it from the action of HCl। ठीक है, आपको एक बात हम बता दें कि स्टमक में हम लोग लास्ट क्लास में भी हीट बर्न के, हर्ट बर्न के बारे में हम लोग पढ़े थे। हर्ट बर्न के बारे में, हर्ट बर्न में हम लोग पढ़े थे कि जब एसिड का एक्शन होता है स्टमक में, तो जब एसिड सिक्रीट होगा स्टमक के अंदर तो खुद स्टमक के दीवार को भी तो परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। ये बात आप सोचिए कि अगर आप कहीं भी किसी को आप मारते हैं तो आप तैयार रहिए कि अटैक आप पे भी हो सकता है। उसी प्रकार से स्टमक के अंदर HCl जो सिक्रीट होता है प्रोटीन के डाइजेशन के लिए, वो HCl खुद स्टमक के दीवार को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो नुकसान ना हो जाए खुद अपने का, इसलिए म्यूकस सेल क्या करते हैं? सिक्रीट करते हैं। आपको याद होगा कि सैलिवा में भी म्यूकस था। आपको याद होगा इसोफेगस भी क्या किया था? म्यूकस सिक्रीट किया था। लेकिन वहां पर काम दूसरा था। वहां पर काम था कि फूड को ल्यूब्रिकेट करने का। लेकिन यहां पर काम क्या है मेरे बच्चे? यहां पर काम है कि इनर लाइनिंग जो है स्टमक का, उसको बचाना। किसके एक्शन से बचाना? एसिडिक एक्शन से बचाना। याद रहे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो these cells secrete mucus which form a thick layer on the inner surface of the stomach and protects it from the action of HCl। यहां तक बिल्कुल क्लियर है। ये नहीं होता तो खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा बात हो जाता। दूसरा जो सेल है चीफ सेल्स। these cells secrete the proenzyme pepsinogen। अब आइए, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जो है इसका नाम है पेप्सिनोजेन। अब यहां पर हम एक टर्म ऐड किए हैं, प्रो एंजाइम। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कंसेप्ट, आपके फाउंडेशन बनाने के लिए, आपके रूट्स को मजबूत बनाने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से, तो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन क्या है पहले आपको समझना है। पेप्सिनोजेन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम हम यहां पर हाईलाइट करके लिख दिए हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। तो पेप्सिनोजेन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। लेकिन एक दुख की बात क्या है कि जब चीफ सेल पेप्सिनोजेन रिलीज करता है तो वो एंजाइम सोया हुआ रहता है। सोया हुआ रहने का मतलब है तो, लेकिन कोई काम का नहीं है। कोई काम का नहीं कहने का मतलब वो इनएक्टिव फॉर्म में है। वैसे एंजाइम जो इनएक्टिव फॉर्म में हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पाए जाते हैं उनको हम लोग कहते हैं प्रो एंजाइम। ये सोए हुए हैं, अभी कोई काम नहीं करेंगे, निष्क्रिय जिसको हिंदी में कहते हैं। कोई भी काम नहीं करेंगे आप, होते हुए भी कोई काम का नहीं। तब अब यहां पर क्या है? प्रो एंजाइम को आपको एंजाइम बनाना है, एक्टिव करना है। इनएक्टिव फॉर्म से किसमें बदलना है? एक्टिवेट करना है इसको, तभी तो ये प्रोटीन को डाइजेस्ट कर पाएगा। तो उसको अब यहां पर बात आया था, बहुत सारे बच्चे पूछे थे सर ये एसिड जिसका पीएच इतना कम होता है, जो काफी ज्यादा कोरोसिव नेचर का होता है, जो हमारे इनर लाइनिंग को गला सकता है, खत्म कर सकता है, लेकिन उसका व्यवस्था हम लोग कर लिए, म्यूकस निकाल दिए, लेकिन आखिर में वो एसिड का जरूरत क्यों है?
आखिर में उस एसिड का जरूरत क्यों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड का जरूरत क्यों है हमारे स्टमक के अंदर, डाइजेशन के अंदर? आइए, तो ये जो पेप्सिनोजेन है, जो एंजाइम है, जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग करेंगे, अभी आपको बताया जो प्रोटीन जो डाइजेस्ट करेंगे वो सोए हुए हैं, इनएक्टिव हैं, और इनको एक्टिवेट करने के लिए ये HCl का जरूरत पड़ता है। अब ये HCl सिक्रीट करने वाले पेराइटल सेल्स हैं। कौन सा सेल है? पेराइटल सेल सिक्रीट HCl। देखिए यहां पर हम लिखे हैं, ये क्या करते हैं? HCl को सिक्रीट करते हैं। HCl के सिक्रीट करने की वजह से क्या होता है? ये इनएक्टिव फॉर्म में जो प्रो एंजाइम है, इनएक्टिव फॉर्म में जो पेप्सिनोजेन है, वो अब एक्टिवेट हो जाएगा। अब जब एक्टिवेट हो जाएगा, जो सोया हुआ है वो जाग जाएगा, तब इसका नाम पेप्सिनोजेन नहीं होगा, इसका नाम हम लोग रखेंगे पेप्सिन। और वही पेप्सिन जो एक्टिवेटेड फॉर्म है वो प्रोटीन को छोड़ेगा नहीं, वो वहां से डाइजेशन स्टार्ट कर देगा। याद रहे कि पेप्सिनोजेन जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करेगा, कैटलिस्ट है यहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिनोजेन को किस में बदल देगा? पेप्सिन में बदल देगा। और वही पेप्सिन क्या करेगा भाई? वही पेप्सिन यहां पर करेगा, डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन को, इनिशिएट करेगा डाइजेशन। आइए एक बात और, तो HCl, आगे भी हम लोग चलते। HCl, अब आपके दिमाग में एक और बात आ रहा होगा, सर ये जो HCl है अगर सेल के अंदर, पेराइटल सेल के अंदर ही अगर सिक्रीट कर रहा है तो ये सेल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा? जी हां, बिल्कुल पहुंचा सकता है। बहुत सारे बच्चे का लास्ट ईयर से भी क्वेश्चंस है कि सर ये पेराइटल सेल्स अगर HCl सिक्रीट कर रहे हैं तो खुद पेराइटल सेल्स भी तो हम पहुंचा सकते हैं अंदर में, क्योंकि लाइनिंग जो है बाहर में है, सेल के बाहर में, सेल के अंदर लाइनिंग नहीं है। तो सेल के अंदर भी तो HCl अगर प्रोड्यूस होगा तो पेराइटल सेल्स हमारे नुकसान यानी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो पेराइटल सेल्स क्या करते हैं? काफी अकलमंदी से काम लेते हैं, काफी ज्यादा दिमाग लगाकर, कि ये HCl क्या करते हैं। आपको पता है HCl जो है वो दो चीज से मिलकर बना है, एक है हाइड्रोजन आयन और एक है क्लोरीन आयन। तो पेराइटल सेल्स क्या करते हैं कि हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन को रिलीज करते हैं अलग अलग, एक साथ नहीं, बिल्कुल अलग अलग। और स्टमक कैविटी में, यानी स्टमक के अंदर जो खाली जगह है, यानी पेराइटल सेल्स के बाहर, ये हाइड्रोजन आयन एंड क्लोरीन आयंस आपस में जाकर मिलकर के हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको ये कंसेप्ट पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, ठीक है? तो ये हाइड्रोक्लोरिक, लास्ट क्लास में भी हम लोग, लास्ट वीडियो में भी हमने ये क्वेश्चन पूछा है कौन से एसिड का नाम, बहुत सारे बच्चे सही जवाब दिए थे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे बना है आपको ये भी कंसेप्ट हम बता दिए। अब आते हैं नेक्स्ट है कासल इंसेंट्रिक फैक्टर। कासल इंसेंट्रिक फैक्टर, कासल इंसेंट्रिक फैक्टर क्या है? ये एक ऐसे फैक्टर है, एक ऐसे केमिकल है जो कि विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विटामिन B12 का क्या है भाई रोल? कीप द ब्लड सेल्स एंड नर्व सेल्स हेल्दी एंड प्रिवेंट फ्रॉम, एक प्रकार का एनीमिया है, प्रिवेंट फ्रॉम मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का मतलब होता है जहां पर हमें खून की कमी हो जाती है। और वैसे एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एक दूसरे टाइप का एनीमिया है जो कि पीपल को, लोगों को क्या बना देता है? काफी ज्यादा टायर्ड बना देता है, काफी ज्यादा वीक बना देता है, कोई काम करने का मन नहीं करेगा। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पेराइटल, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है ये पेराइटल सेल्स का। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद और कुछ हम फंक्शंस बताते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स के बारे में। लेकिन उसके पहले कुछ हम एक बच्चे के बारे में बात है। मेरे घर में भी एक बच्चा है, इनफैंसी के बारे में भी हम लोग एक बात बताते हैं। आप लोग जल्दी से ये नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तो अब हम लोग डिस्कशन करते हैं, जो हम बच्चे के बारे में बात करते हैं, इन्फैंट्स। इन्फैंट्स वैसे बच्चे को कहा जाता है जो 1 साल के उम्र से कम होते हैं, ठीक है? आपको उनके डाइट के बारे में पता है। जो इन्फैंट बच्चे हैं, जो बच्चे 1 साल के नीचे हैं, वो सिर्फ अपनी माँ के दूध पर डिपेंडेंट रहते हैं, वो कोई अदर फूड मटेरियल्स नहीं खाते हैं। और उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी पता होता है कि ये बच्चे सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ का ही दूध पिएंगे। और ऐसा कहते हैं डॉक्टर कि 2 साल तक किसी भी बच्चे को अपनी माँ का ही दूध पीना चाहिए, उनके हेल्दी बॉडी के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये जो बच्चे हैं वो सिर्फ अपनी माँ का दूध पी रहे हैं, और माँ का दूध में, मदर्स मिल्क में 2 चीज है, एक प्रोटीन है, प्रोटीन का कंटेंट काफी ज्यादा है, और प्रोटीन में कुछ मिल्क फैट्स भी होते हैं।
दूध में कुछ मिल्क फैट्स भी होते हैं, प्रोटीन के साथ साथ कुछ कुछ मिल्क फैट्स भी हैं। अब यहां पर परेशानी यह है कि कार्बोहाइड्रेट का जो मात्रा है उस बच्चे में काफी कम होता है। रिक्वायरमेंट ऐसे बाकी और भी कार्बोहाइड्रेट भी रहता है, लेकिन ज्यादातर जो मिल्क में होता है वो प्रोटीन के लिए जानते हैं और फैट्स के लिए जानते हैं। तो अब डाइजेस्टिव सिस्टम, जो बच्चे के जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उनके लिए एक चुनौती यह है कि उनके प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है, और उनके प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एक स्पेशल एंजाइम है जिसको हम लोग कहते हैं रेनिन, जिसका हम लोग नाम देते हैं रेनिन, RENIN। वो रेनिन एंजाइम है। प्रो एंजाइम रेनिन जो है वो भी पहले इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको भी क्या करता है, एक्टिवेट करता है। रेनिन क्या करता है, जो मिल्क प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करने में काम आता है, ठीक है। और कुछ कुछ ये जो आपको बताया गया कि इसमें से गैस्ट्रिक ग्लैंड में से कुछ कुछ गैस्ट्रिक लाइपेज नाम के भी एंजाइम रिलीज होते हैं। गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करते हैं, मिल्क फैट्स के डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। और जब हम लोग एडल्ट हो जाते हैं, जैसे बड़े हो जाते हैं, फिर हम लोग अपने दूध का जो डाइट है या फिर दूध का जो क्वांटिटी वो हम लोग कम कर देते हैं। तो मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए रेनिन है, फिर उसके बाद धीरे धीरे एडेप्टेशंस के कारण धीरे धीरे ये जो रेनिन जो एंजाइम सिक्रीट हो रहा है उसकी भी मात्रा जो है कम होने लगती है। और डॉक्टर ऐसा रिसर्च बताते हैं, ऐसे डॉक्टर बताते हैं, वैसे बच्चे जो बहुत ज्यादा दिन तक दूध पीते हैं उनमें बड़े होने के बाद भी कुछ मात्रा रेनिन की पाई जाती है उनके गैस्ट्रिक सिक्रीशन में, ठीक है। तो ये एक छोटा सा पॉइंट रहा आपके जनरल नॉलेज के लिए। अब यहां पर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है हमका फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। सबसे पहला एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। हमने बताया कि जो पेप्सिनोजेन है वो इनएक्टिव फॉर्म में है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मदद से ये किस में बदल जाता है, पेप्सिन में बदल जाता है। बहुत अच्छा। ये फूड को, सेकेंड पॉइंट, सॉफ्टेंस द फूड। क्या करता है, फूड को और मुलायम बनाता है, इनके टेक्सचर को और चेंज करता है ताकि डाइजेशन ये और सेमी सॉलिड में बदल जाए, डिफ्यूजिबल फॉर्म में बदल जाए, एब्जॉर्बेबल फॉर्म में बदल जाए। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किल्स मोस्ट ऑफ द हार्मफुल बैक्टीरिया इंजेस्टेड विद द फूड, यानी कि ज्यादातर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया को मार देता है ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट मेक द फूड, लास्ट पॉइंट, इट मेक द फूड एसिडिक विच फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन। फूड को भी एसिडिक बनाता है ताकि पेप्सिन उस फूड के ऊपर आसानी से काम कर पाए। आपको पता है कि ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जो हुआ पेप्सिन, जो अब एक्टिवेट फॉर्म में, एसिडिक मीडियम कितना ज्यादा जरूरी है। अगर एसिडिक मीडियम ना हो तो ये जो प्रोटीन है ये टूट नहीं पाएगा। प्रोटीन किसमें टूट जाता है, पेप्टाइड्स में टूटता है, प्रोटीओजेज में टूटता है, पेप्टोन्स में टूट जाता है, ठीक है। आप बता दें ये जो प्रोटीन जो है वो किसके मदद से टूट रहे हैं, यहां पर मिस हो गया, पेप्सिन की मदद से ये टूट रहे हैं। इनके पीएच आप देख लीजिए, इनके पीएच एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 1.8 आपको याद रखना है, काफी कम पीएच, वेरी हाईली एसिडिक, ठीक है। तो आप जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, कुछ कुछ और हम लोग बात डिस्कशन करते हैं, जल्दी से नोट डाउन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का तो यहां पर हमने फायदा देखा, अब कुछ कुछ नुकसान भी देखते हैं कि व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ हैविंग रिलीजिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन आवर स्टमक, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए इसको सारा, पॉइंट बाय पॉइंट याद करते चले जाना है, कोई भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। तो अब हम लोग आ गए हैं लास्ट स्लाइड में, और आज हम लोग फिर से इस स्लाइड में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ड्रॉबैक ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन। क्या क्या ड्रॉबैक है गैस्ट्रिक सिक्रीशन का। सबसे पहला जो ड्रॉबैक है वो है एसिडिटी। कभी कभी ऐसा होता है हम लोग खाना कुछ ज्यादा खा लेते हैं, अगर किसी पार्टी वगैरह में हम लोग गए तो खाना देख करके काफी ज्यादा लालच आ जाता है और अपने पेट का बिना ख्याल किए हम लोग खाना काफी ज्यादा खा लेते हैं। उस केस में क्या होता है कि हमारे गैस्ट्रिक सिक्रीशन में एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड काफी ज्यादा रिलीज कर जाते हैं, जिस वजह से काफी ज्यादा अंदर जलन होने लगता है। उसका भी काफी ज्यादा उपाय है, काफी ज्यादा अच्छा उपाय है। हम लोग टीवी एडवर्टीजमेंट देखते हैं कि इनो एक आता है जो एक प्रकार का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन परफॉर्म करता है।
एंटासिड्स भी इसको हम लोग कह सकते हैं। वो क्या करता है कि वो एक प्रकार का बेस है और अंदर जाके सारे एसिडिक इफेक्ट को खत्म कर देता है। ठीक है, दूसरे ड्रॉबैक, इसलिए खाना लिमिटेड ही खाइए, अपना पेट का ख्याल रखकर खाइए। ऐसा नहीं है कि खाना आपसे भागा जा रहा है, आपके हिसाब से ही आपके खाने एब्जॉर्ब होंगे। अगर आप ज्यादा खा लिए तो वो खाना एब्जॉर्ब होने वाले नहीं है, तो इसलिए ख्याल पहले अपना कीजिए, अपने बॉडी का ख्याल आपको करना है। सेकंड, पेप्टिक अल्सर, ये क्या है? काफी कॉमन वर्ड है, अल्सर हो जाना पेट में। पेट में अल्सर हो जाने का वजह क्या है? अल्सर पहले होता क्या है, पहले इसके बारे में हम लोग जानते हैं। अल्सर वो है जब स्टमक के इनर लाइनिंग में डिप्रेशन हो जाता है, काफी ज्यादा घाव हो जाता है जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, अंदर में होल्स टाइप के हो जाते हैं। स्टमक के मान लीजिए इनर वॉल है, होल्स हो जाएंगे अंदर में और काफी ज्यादा जलन होगा, काफी ज्यादा पेन होगा। और वो एक ही बैक्टीरिया के कारण होता है जिसका नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ठीक है, आपको नाम याद रखना है कि पेप्टिक अल्सर किसके वजह से होता है? हेलिकोबैक्टर, हेलीकॉप्टर से आपको याद रखना है पाइलोरी। ठीक है, पाइलोरिक रीजन में ज्यादा ये देखा जाता है, इसलिए पाइलोरी ये बैक्टीरिया का नाम है। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया आता किस वजह से, कैसे आ जाता है? ये पेप्टिक अल्सर का मेन कारण क्या है? पेप्टिक अल्सर का मेन कारण है जब भी हम लोग को कभी कभी कुछ पेन होता है, कभी कभी कहीं भी किसी ऑर्गन में पेन होता है या कहीं भी घाव हो गया, सूजन हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, तो उस केस में हम लोग दवा खाते हैं। उस दवा को हम लोग कहते हैं एस्पिरिन। ठीक है, लिख देते हैं, लिखना नहीं काफी, आप जनरल नॉलेज के लिए समझते जाइए। एस्पिरिन, एस्पिरिन के वजह मेन कारण है पेप्टिक अल्सर का। हमारे साइंटिस्ट, हमारे डॉक्टर रिसर्च करके ये बताते हैं जो मेन कारण है पेप्टिक अल्सर्स का वो है एस्पिरिन, दवा लेना, ड्रग्स। ठीक है, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स लेने के वजह से ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का इन्विटेशन होता है और पेप्टिक अल्सर बीमारी से आप ग्रसित हो जाते हैं। तो ख्याल रखें अपना, थोड़ा सा अपने इम्यून सिस्टम पर भरोसा रखें और उनको अपने बीमारी से लड़ने का मौका दें। कोरोना वायरस का टाइम है, ठीक है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाकर रखना है। ठीक है, लास्ट वन इज लिमिटेड डाइजेशन। डाइजेशन अभी पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, डाइजेशन अभी पूरा नहीं हुआ है स्टमक के अंदर। डाइजेशन पूरा नहीं हुआ है तो भैया एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा। आपको पता है कि प्रोटीन का डाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। प्रोटीन का डाइजेशन तभी कंप्लीट होगा जब वो एमिनो एसिड में बदल जाएगा। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट के जो डाइजेशन है तभी पूरे होंगे जब वो किस में बदल जाएंगे? शुगर में बदल जाएंगे। लेकिन आपको याद है बकल कैविटी में तो सिर्फ माल्टोज में बदला था, स्टार्च से माल्टोज में बदला था, और यहां पर किस में बदला? अभी पॉलीपेप्टाइड्स में बदला है, प्रोटीएजेस में बदल गया है, पेप्टोन्स में बदल गया है। ठीक है, तो अभी तक पूरा डाइजेशन नहीं हुआ, पार्शियली डाइजेशन हुआ है स्टमक के अंदर, और एब्जॉर्प्शन भी लिमिटेड है। एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो सकता है क्योंकि म्यूकस का लेयर है, म्यूकस का लेयर है तो, और ऊपर से स्टमक के जो एनाटॉमी है, जो आप हिस्टोलॉजी पढ़िएगा आगे जाकर, हिस्टोलॉजी क्या है कि किस किस सेल से मिलकर के बनते हैं इनर लाइनिंग स्टमक के, तो उसमें आपको पढ़ाया जाएगा कि वैसे एब्जॉर्ब करने वाले ट्रांसपोर्टिव टिश्यू भी नहीं है स्टमक के अंदर। ठीक है, तो लिमिटेड डाइजेशन एज वेल एज एब्जॉर्प्शन क्या होता है यहां पर? काफी ज्यादा लिमिटेड है। और इसी के साथ ये स्टमक का जो खेल है वो समाप्त होता है। अब यहां पर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लिवर और पैनक्रियास के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन में अब ये खाना जाएगा और वहां पर देखेंगे कैसे फैट्स का डाइजेशन स्टार्ट होता है, कंप्लीट होता है, प्रोटीन का डाइजेशन पूरी तरह से कंप्लीट होगा, और जो बचा हुआ है माल्टोज यानी कार्बोहाइड्रेट वो भी पूरी तरह से कंप्लीट डाइजेस्टेड हो जाएगा। इसलिए साइट फॉर कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन को हम लोग कहते हैं। और इस वीडियो के लिए आपका बहुत बेहतरीन क्वेश्चन ये है, अभी हमने डिस्कशन किया मिल्क प्रोटीन के बारे में, आपको वो मिल्क प्रोटीन का नाम बताना है। आपको वो मिल्क प्रोटीन का नाम बताना है। वो मिल्क प्रोटीन कौन से हैं जो पाए जाते हैं दूध में? मिल्क प्रोटीन का आपको नाम बताना है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से जाइए, आप जल्दी से कमेंट कीजिए, गूगल भी कर सकते हैं, आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके क्यूरियोसिटी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में और भी बातें डिस्कशन होगी। आपको मेरा यह नया तरीका पसंद आया हो तो आप जरूर फीडबैक दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। याद रहे जितना ज्यादा आप नॉलेज स्प्रेड करेंगे उतना ही ज्यादा आपके पास भी नॉलेज आएगा। हम स्टार्टिंग से, मेरा जब से ये एजुकेशन, हायर एजुकेशन जब से समाप्त हुआ है तब से हम नॉलेज स्प्रेड करने का ही काम कर रहे हैं। और आज देखिए बोलते हुए थोड़ा सा खराब जरूर लगता है, लेकिन इतना नॉलेज और इतना ज्यादा एक्सपीरियंस किसी को बचपन से नहीं होता है। ठीक है,
तो धीरे धीरे करके हम लोग बहुत सारे चीज सीखते चले जाएंगे और हर वीडियो में हम कोशिश करेंगे आपको एक मोटिवेशनल थॉट दें और आप भी कुछ कुछ हमें शेयर कीजिए अपने थॉट के बारे में और आपका भी हम यहां पर डिस्प्ले करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखें, घर पे रहें, पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू।